नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। बुंदेलखंड को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी 3 कालों के साथ हम बुंदेलखंड को लेकर आगे चलते हैं। और अदम गोंडवी का जो शेर है उसके आसपास ही पूरी चर्चा को रखते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये तस्वीर झूठी है और ये दावा किताबी है। पहले हम बुंदेलखंड की जब चर्चा करते थे तो आल्हा उदल की तलवार की चमक, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की खनक हमें सुनाई पड़ती थी। फिर हम चर्चा करने लगे बुंदेलखंड पैकेज की, नदियों और नालों में बनाए गए चेक डैमों की, गर्मी में लगाए गए पेड़ों की, किसानों के लिए खोदे गए कुओं की और गर्मी के मौसम में कई किलोमीटर जाकर पानी लाते गांव के लोगों की, ट्रेन से बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने की, टैंकरों से गांव में होती पानी की सप्लाई की, मंडियों की दयनीय हालत की, चंदेल कालीन तालाबों से अलग हटकर सिंचाई व्यवस्था पर किए गए काम की, पलायन को मजबूर होते यहाँ के किसान की और मजदूर की, आत्महत्या करते हुए किसानों की। ये चर्चाएं बुंदेलखंड में हमने की हैं, कई सालों तक की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के बनने के बाद ये विषय बदल गए हैं। कई बांध परियोजनाएं जो विलंबित थी उन्हें पूरा करने पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, आज हम चर्चा कर रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर की, आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर नल योजना की, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचे नहरों से, आज हम चर्चा कर रहे हैं सोलर एनर्जी कैसे प्राप्त हो बुंदेलखंड से, आज हम चर्चा कर रहे हैं बिना डकैतों वाले बुंदेलखंड की। इसमें पहले 2 तरह के डकैत होते थे। एक डकैत वो थे जिन्हें शासन मानता था और एक डकैत वो थे जो शासन पोषित थे। यानी चर्चा को हम यहां तक ले आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रहीस सिंह जी हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल यादव जी हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रहीस सिंह जी स्तंभकार हैं और संजय सिंह जो जल संरक्षण अभियान से जुड़े हैं, समर्पित हैं, वो हमारे साथ झांसी से जुड़ेंगे। और हर्ष कक्कड़ साहब रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, वो डिफेंस कॉरिडोर पे क्या क्या होगा उस सब पे हमारे साथ जुड़े हैं। ये लोग रहेंगे। लेकिन एक हम छोटा सा पैकेज देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा और कौन सी योजनाओं को कल प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। वो पैकेज देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। भूमि को विकास चाहिए था, पर इस पथरीली भूमि पर लोग वोटों की फसल उगाने के लिए बेताब रहते थे। पिछले कई जातीय राजनीति आधारित पार्टियों ने जात के नाम पर वोट तो लिया, लेकिन विकास नहीं किया। जब जब बुंदेलखंड का जिक्र आता है, तब पलायन, भुखमरी, सूखा और किसानों की आत्महत्या लोगों के जहन में आती है। लेकिन यह सब बीते दिनों की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद बुंदेलखंड में योजनाएं जमीन पर उतरने लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या डिफेंस कॉरिडोर, सभी में तेजी से काम चल रहा है। गस्त क्षेत्र बुंदेलखंड अब नए सिरे से सज संवर रहा है। आने वाले समय में यहाँ बड़े उद्योग दिखाई पड़ेंगे जो पलायन को रोकेंगे और नए भारत की नींव रखेंगे। बुंदेलखंड वासियों के लिए एक अभिनव कार्यक्रम होगा, क्योंकि 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी 2019 फरवरी में यहां पर आए थे और 19 के बाद यह कार्यक्रम झांसी की धरती पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। आज बुंदेलखंड विकास के एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, यानी यहां पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था। लेकिन हमारा प्रयास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। आज जब मैं उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र, जैसा माननीय योगी जी ने बताया, कि झांसी में उपस्थित हूं, तब यह बात कहना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर
यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए यह प्रदेश सरकार काम कर रही है। प्यासे बुंदेलखंड के हर घर तक अब शुद्ध पेयजल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। कुछ घरों तक यह पानी पहुंचने लगा है और कुछ घरों तक पानी पहुंचने के लिए तेजी से काम चल रहा है। पानी का ये सफर केवल पीने तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों को जो पानी चाहिए उसको भी देने का काम पूरा कर लिया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके माध्यम से महोबा, हमीरपुर और बांदा के किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा। उस परियोजना को भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी सरकार ने पूरा किया है। उसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 19 तारीख को महोबा की धरती पर पधार रहे हैं। और जिस तरीके से हर घर नल जल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत दिया है और अटल भूजल योजना के तहत वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था किया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराई है। और इसके साथ साथ केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से समझौता हो गया है, इन सब चीज़ों से हमारे बुंदेलखंड के पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। आने वाले समय में बुंदेलखंड लाचार और बीमार नहीं दिखेगा। यह देश के विकसित क्षेत्रों के साथ कदमताल करता हुआ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। हर जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मैं शुरुआत डिफेंस कॉरिडोर से करना चाहता हूं। जो डिफेंस कॉरिडोर बना है बुंदेलखंड में, झांसी और चित्रकूट को जोड़ रहा है, इसका रक्षा क्षेत्र को क्या फायदा मिलेगा, जो जिसकी बात चर्चा प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी लगातार कर रहे हैं? ठीक है, हर जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही क्या? हाँ मिल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मिल रही सर। सर, डिफेंस कॉरिडोर का जो फायदा है वो रक्षा क्षेत्र को किस तरह मिलेगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी लगातार करते रहे कि रक्षा क्षेत्र में हम मेक इन इंडिया पर चले जाएंगे, कुछ रक्षा क्षेत्र की इकाइयां लगेंगी, उसका एडवांटेज होगा। देखो, जहां पे ये इलाका है ये एकदम सेंट्रल इंडिया है। झांसी के पास बबीना में फील्ड फायरिंग रेंजेस है, जिसका इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्री जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ये सेंट्रल इंडिया के अंदर मैक्सिमम एक सर्विसमैन प्रोफाइल है जो टेक्निकल सपोर्ट या फिर ट्रायल सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। अगली बात यह है कि ये इलाका डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पे जो ITIs यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने आप का जो करिकुलम है वो कन्वर्ट करेंगे इस इंडस्ट्रीज को मीट करने के लिए, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और सेंट्रल इंडिया है, इसके कारण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत है, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स बहुत है। सो जो उनको मदद चाहिए, खास तौर पे यूजर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो इनको रेडी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से सेंट्रली लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर्स के लिए, वहां पे इनका सपोर्ट काफी मिलेगा। और क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर है तो जितनी इंडस्ट्रीज है तकरीबन साथ साथ लिंक्ड होंगी, जिससे कि इंटर इंडस्ट्री शेयरिंग या ट्रांसपोर्ट हो या चाहे इंफॉर्मेशन हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो सब चीजों का मदद होगा एज फार एज इंडस्ट्रीज का मामला है। जहां पे लोकल्स का है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वो बेनिफिट आएगा लोकल पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा, जहां पर यूनिवर्सिटीज का अगर करिकुलम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट और उनका इनटेक इनटू डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखो ये बहुत जरूरी बेनिफिट है और देश के लिए डिफेंस कॉरिडोर क्रिएट करने से डिफेंस प्रोडक्शन एक सेंट्रल इलाके में बन रहा है। बिल्कुल, हर्ष जी जो बात बता रहे हैं, हर्ष जी चूंकि डिफेंस में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, कश्मीर और देश की रक्षा से जुड़े रहे हैं, तो जो चीजें हर्ष जी बता रहे हैं वो जाहिर है कि महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल पॉइंट पर है और दोनों तरफ के क्षेत्रों को देख सकते हैं, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम राजनीतिक सवालों की तरफ आते हैं। हमें लग रहा है संजय जी अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। 2017 में मुख्यमंत्री योगी ने बुंदेलखंड
को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया और लगभग 12 से 14 बार गए होंगे, यानी दर्जनों बार बुंदेलखंड का दौरा किया। क्या बदला है बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री जी के दौरों से, समीक्षा के बाद? इस तरीके से कैसे क्या क्या चीजें बदलती आपको बुंदेलखंड में दिख रही है डॉक्टर रईस जी? रामेन जी, आपने तो बुंदेलखंड को बहुत करीब से देखा है मेरी समझ से। आप अगर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का एक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि बुंदेलखंड विकास की धारा से ही नहीं, भारत की जो मूल एक सोच थी, एक एकता और अखंडता की, उसको कहीं पीछे छोड़ती सरकारें चली आई थी। शासन ने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। 2017 के बाद से आप देखिए वहां के प्रायोरिटी को आप देखिए। पहली आवश्यकता वहां क्या थी? जल की आवश्यकता थी, जुड़ाव की आवश्यकता थी, ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए बहुत जरूरी था। तीसरी चीज क्या है कि एक बुंदेलखंड मेजर जो रोल है वो प्ले कर सकता था डिफेंस एंड अदर सेक्टर में। 2017 के बाद से आप देखिए जो योजनाएं, जो सिंचाई की योजनाएं हैं, मेरे सामने डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। पहाड़ी बांध परियोजना, जमरार बांध परियोजना, पहुंच बांध पुनरुद्धार परियोजना, गुंटा बांध रिस्टोरेशन रेनोवेशन ऑफ द अलाइड वर्क परियोजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथरई बांध परियोजना, लहचूरा परियोजना, ऐसे करके अगर आप क्रम से चलते जाएं तो 12 परियोजनाएं जो हैं आपके इन वर्षों में, जब हम 4.5 वर्ष से थोड़ा आगे आए हैं, पूरी कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। यानी जहां पानी की के लिए कहावतें प्रचलित थी, वहां पानी की ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां पर अब लोग पानी के लिए कभी नहीं तरसेंगे। दूसरी चीज, पेयजल का अगर प्रबंधन के तौर पर देखें, जिसकी आपने इंट्रो में चर्चा की, हर घर नल से जल, ये योजना जो है अगर आप देखें बुंदेलखंड के सभी जिलों को लगभग जो है वो पानी टैप वाटर को जो है सप्लाई करेगी। तो ये दो जो तरह के कार्य हैं मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, वो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड को मेन स्ट्रीम में लाने जा रहे हैं। एक बात और मैं इसके साथ साथ कहूंगा, मैं किसी इंटेलेक्ट से चर्चा कर रहा था आपकी पत्रकार बिरादरी को, उनका कहना था कि दशकों बीत गए, इस प्रदेश को आवश्यकता क्या थी? पूर्वांचल और बुंदेलखंड को मेन स्ट्रीम में लाने की, जो वंचित रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के साथ पूर्वांचल उस गेटवे में अंदर प्रवेश किया और एक नए पाथ पे चला। और अब आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड अभी जो परियोजना है, कल जिनका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, और जब डिफेंस कॉरिडोर बनके तैयार होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनके जल्द ही तैयार होने वाला है, आप देखेंगे एक बड़ा चेंज वहां की लाइफ में, वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां के ह्यूमन वैल्यूज में, वहां की कल्चर में, वहां के पर्यटन में आने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे की जब बात करें तो जो पहला एक्सप्रेसवे मायावती जी ने बनाया था और दूसरा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने बनाया था, और दोनों लोग चुनाव हार गए। एक्सप्रेसवे के नाम पर केवल चुनाव नहीं होता, चुनाव और भी बहुत सारे कारण हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उस तैयारी के साथ आएगी। 2015 का थोड़ा सा डाटा देते हुए निर्मल जी आपके पास आना चाह रहे हैं। 2015 में स्वराज अभियान ने एक सर्वे प्रकाशित किया था जिसमें बुंदेलखंड के सच जाने का प्रयास किया गया था। 53% परिवारों को दाल नसीब नहीं होती थी, 60% परिवारों को मोटे अनाज और आलू पर निर्भर रहना पड़ता था, 69% परिवारों को दूध नहीं मिलता था, और 40% परिवारों ने अपने पशु बेच दिए थे, और 27% परिवारों ने अपनी जमीनें बेच दी थी। ये डाटा है उस समय का जो प्रकाशित हुआ था। हम दूसरे सवाल के साथ आ रहे हैं कि ये जो दुराबियां हैं, जो दुष्कार्यां थी, उनसे जब आगे बढ़ता है बुंदेलखंड, तो संस्कृति और इतिहास के स्मारकों को भी संरक्षित किया जा रहा है, तालाबों को, नदियों को संरक्षित किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावना देखते? सरकार को लग रहा है कि बुंदेलखंड में पर्यटन के बड़े अवसर हैं, इस पे भी काम किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 4 या 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो पहचान बदल रही है। पहचान न सिर्फ बुंदेलखंड की बदल रही है। सर ने जैसे बोला, रईस जी ने, कि किसी पत्रकार से चर्चा हो रही थी तो कुछ बात निकल के आई। कल की ही बात मैं आपको बताऊं, हम भी किसी पत्रकार से ही बात कर रहे थे, तो पहचान शहर अपनी कैसे बदलते हैं इसका उदाहरण आज बुंदेलखंड बन रहा है। जैसे कभी आप देखें तो बनारस अपने पान के लिए जाना जाता था, लखनऊ मलिहाबादी आम के लिए जाना जाता था, और बुंदेलखंड महारानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता था। कालांतर में क्या हुआ वो सबके सामने है
कि बुंदेलखंड जो है वो खनन और माफियाओं के लिए जाना जाने लगा। बनारस और लखनऊ हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो काम हुए, कामों की वजह से शहरों की पहचान बनती है, वो क्षेत्र हो चाहे शहर हो या देश हो। तो बुंदेलखंड आज फिर से आप अगर देखें कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है पूरे बुंदेलखंड में, चाहे वो झांसी हो, महोबा हो या बांदा हो, उसमें सांस्कृतिक पहचान को वापस लौटाना, ये बुंदेलखंड के लोगों की एक हम कहें कि भावनात्मक जरूरत है। निश्चित रूप से बुंदेलखंड की एक जरूरत है, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि बुंदेलखंड में भी जितनी भी जल परियोजनाएं हैं वो बांदा, हमीरपुर और महोबा तक सीमित रखी गई हैं। क्यों? क्योंकि वहां की वो तात्कालिक जरूरत है। सबसे ज्यादा सूखे से अगर कोई प्रभावित बुंदेलखंड का इलाका हुआ वो बांदा, हमीरपुर और महोबा इलाका। झांसी, अगर आप यहाँ की टोपोग्राफी देखें पूरे बुंदेलखंड की, तो अगर हम कुछ कटोरों को उल्टा और सीधा करके रख दें वो बुंदेलखंड है। बिल्कुल सही कह। तो जल संरक्षण को लेकर प्रकृति ने बुंदेलखंड को अपने आप जो है एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें किसी के करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, सिर्फ हमको थोड़ा सा प्रबंधन करना है। अब आप देखें कि बांदा और महोबा में कल जिन परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है, बांदा के पास एक इलाका है चरखारी, 80 तालाबों का वहां पर एक अच्छा खासा नेटवर्क है जिसने जल संरक्षण के उपाय किए थे, और ये हमने नहीं किए थे, हमारे पूर्वज ही करके गए। आज जो ये काम हो रहा है, आज ये जो काम हो रहा है, आज ही हमने एक इसमें स्टोरी की है, खबर की है कि महोबा का ये जो पूरा जल संरक्षण का प्रोजेक्ट है, ये पुरानी जो तकनीक थी उसी को रिवाइव करके किया जा रहा है, कुछ इसमें नया नहीं किया है। तो लेकिन पिछली सरकारों को लग रहा था कि हम इससे अलग हटके। अब मैं आपको बताऊं कि अर्जुन बांध जो परियोजना है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा निर्मल जी। संजय जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल मिल पा रही है, बहुत अच्छे से मिल पा रही है। आपकी तस्वीर भी दिख रही है और आवाज भी मिल रही है। संजय जी, आप पूरा जीवन जल को समर्पित करके रखा है। हम देखें झांसी से लेकर जालौन, बांदा, हमीरपुर तक बहुत काम किया है आपने। क्या लगता है कि आपका सपना भी योगी सरकार साकार करने जा रही क्या? निश्चित कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड के दौरे पे आ रहे हैं और एक दिन में वो झांसी और महोबा दो जगह का है, और बहुप्रतीक्षित अर्जुन सागर बांध परियोजना को वो खासतौर से लोकार्पित कर रहे हैं, जो बहुप्रतीक्षित है। देखिएगा, बुंदेलखंड के बारे में मुझसे पहले एक साथी जो बोल रहे थे, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक ऐसी स्थिति का इलाका है कि जहाँ की भौगोलिक परिस्थिति एक विचित्र तरह की है, और यहाँ विचित्र तरह के होने के नाते बुंदेलखंड को अगर जब भी समझना है तो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच के अंतर को समझना पड़ता है कि 1000 साल पहले भी ये इलाका जल संकट ग्रस्त इलाकों में से रहा था। उस समय यहाँ के तापमान को और यहाँ की परिस्थिति को तत्कालीन चंदेलकालीन राजाओं ने ध्यान में रखकर जल प्रबंधन का उत्कृष्ट काम किया था। बिल्कुल। दुर्भाग्य से आजादी के पहले और आजादी के बाद जो काम हुए हैं, उन कामों से बुंदेलखंड के लिए सिंचाई के साधनों के ऊपर जो फोकस हुआ है, अभी भी बुंदेलखंड में 50% के आसपास ही कुल सिंचन क्षेत्र है और वर्षा आधारित कृषि का इलाका ज्यादा है। इस तरह से बुंदेलखंड में हम ये माने कि अभी जो काम किए जा रहे हैं उसमें व्यापक स्तर पर ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी बुंदेलखंड में बहुत कुछ करने की जरूरत है। और अभी जो जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत में बुंदेलखंड की जो ग्रामीण आबादी है, क्योंकि बुंदेलखंड में 80% आबादी का, लेकिन संजय जी, आपने तो टैंकरों से पानी जाते हुए गांव में देखा है, उससे चीजें ऊपर आ गई हैं। आप हर घर नल योजना लेके जा रहे हो। मुझे लगता है कि हर घर नल जल की बात आप जो कर रहे हैं, निश्चित तौर से बुंदेलखंड, प्यासे बुंदेलखंड के लिए योजना भागीरथी साबित होगी, लेकिन अभी योजना के तहत बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी कुल 20% लोगों को ही पानी मिलने की तरफ शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि ये योजना अगर ठीक से लागू हो जाए तो निश्चित तौर से प्यासे बुंदेलखंड को पानी। संजय जी, हम भी ये मानते हैं कि 20% लोगों तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है। योजना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसके जो परिणाम है वो हम सबके सामने आएंगे, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। संजय जी, आप हमसे जुड़े रहिएगा। कक्कड़ साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अच्छा, ठीक है। कक्कड़ साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही क्या?
हाँ, आ रही है। बिल्कुल सर, ललितपुर में जो एचएल राजनाथ जी ने कहा झांसी में कि एचएल को हमने 50,000 करोड़ की रक्षा सामग्री का ऑर्डर दिया है और मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 7 वर्षों में 38,000 करोड़ जो रक्षा सामग्री है उसका हमने निर्यात किया है, यानी हम इससे और 209 हथियार जो रक्षा हथियार हैं वो भारत में बना रहे हैं। तो क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ चले हैं कि जब भारत की जरूरतों को तो पूरा करेंगे, हम दुनिया की जरूरतों के हिसाब से भी काम कर रहे हैं? पहली बात तो हर 6 महीने बाद एक नेगेटिव लिस्ट निकलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसके अंदर जो आइटम अभी इंपोर्ट नहीं होंगे वो लिस्ट निकलती है। हर बार ये लिस्ट इंक्रीज हो जा रही है या बढ़ रही है। तो जैसे ये लिस्ट बढ़ेगी इसका मतलब अंदरूनी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा। जो सितंबर में सरकार ने जो ऑर्डर साइन किए थे, तकरीबन 35,000 करोड़ के ऑर्डर साइन किए थे, उसमें से तकरीबन 24,000 करोड़ इंडियन डिफेंस कंपनीज को दिया था और 11,000 करोड़ बाहर वाली कंपनीज को। जी। जो हमारा डिपेंडेंस है बाहर से वो धीरे धीरे अंदर शिफ्ट हो रहा है। कुछ चीजें हैं जैसे जो अभी हम इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रशियन एयरक्राफ्ट हो या रशियन टैंक्स हो, उनके स्पेयर पार्ट्स हमको बाहर से लाने पड़ेंगे। पर जो हम अभी नए बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इंटरनल कर रहे हैं। और अभी जो इक्विपमेंट अभी जो प्रोक्योर कर रहे हैं उसके साथ अग्रीमेंट है कि मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा। सो जैसे ये शिफ्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली हमारा अपने नीड्स ही नहीं, एक्सटर्नल नीड्स और एक्सपोर्ट के लिए भी शुरू हो जाएगा। और एक्सपोर्ट के अंदर पहले इंडिया कहीं नहीं था। आज इंडिया दुनिया में 9वीं लिस्ट है कंट्री, 9th लार्जेस्ट कंट्री है डिफेंस एक्सपोर्ट्स की। तो हमने जो शुरू किया है वो बढ़ते ही रहेगा। बिल्कुल, ये सही है कि हमने जो सफर शुरू किया है या आगे जाएगा, हम पीछे लौटने वाले नहीं। अगर हर साहब उत्साहित हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हम मानते हैं कि सच है, क्योंकि इनसे ज्यादा तो हम नहीं जानते हैं और पूरी दुनिया के लिए डिफेंस का करते हैं सारा काम। बिल्कुल, बुंदेलखंड की जब हम चर्चा करते हैं वो वाला बुंदेलखंड नहीं जिसकी चर्चा हमने कहा कि हमने 3 खंडों में बुंदेलखंड को बांटा है। अब बुंदेलखंड दिल्ली और लखनऊ से कनेक्टेड है, अच्छे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि बुंदेलखंड की आधी समस्या आपको यातायात की से खत्म होगी। तो उसकी उपलब्धियां क्या क्या होंगी? डिफेंस एक्सपो में 2 दर्जन कंपनियों ने 50,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। रईस जी, ये किस तरीके से इसको देखते हैं, अगर बुंदेलखंड के लिहाज से देखा जाए, भारत के लिहाज से देखा जाए और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से देखा जाए? डॉक्टर रईस जी। रामेन जी, इन तीनों दृष्टिकोणों से जो आपने नाम लिए आप इसको देख सकते हैं। जी। पहली चीज तो ये कि जो एमओयू साइन हुए थे, आप उससे थोड़ा बैक में चले जाएं अगर, यानी हम थोड़ा सा इन्वेस्टर समिट से चलते हैं। इन्वेस्टर समिट के समय मुख्यमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, कहा था कि उत्तर प्रदेश जो है आने वाले समय में हब बनने जा रहा है। बिल्कुल ठीक। हब किस लिए बनेगा? बिजनेस का हब बनेगा, इन्वेस्टमेंट का हब बनेगा और सबसे बेटर डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है वो वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी होने जा रही है। बिल्कुल। आज आप देखिए, आपके पास इतने एक्सप्रेसवेज हैं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे। तो इस तरह से ये एक्सप्रेसवेज का जाल है। अब जब आप उसके साथ डिफेंस अगर आप कॉरिडोर को लेते हैं तो अब तक का जो इनपुट है 68 एमओयू साइन हो चुके हैं। मैं 50 की बात कर रहा हूं भाई साहब, 68 एमओयू साइन हो चुके हैं। ये सरकारी डेटा है और इनके जरिए अभी आप देखिए, कल प्रधानमंत्री जी जो है उद्घाटन कर रहे हैं 3,425 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, जिसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड की रक्षा उपकरण जो इकाई है वो प्रमुख होगी। और वहां पर आप देखेंगे ब्रह्मोस का जो अपडेशन वो है उसका भी एक नोड जो है दिया गया। कुल 6 नोड दिए गए हैं।
तो इस तरह से आप एक तरफ आप डिफेंस का निर्यात बढ़ाएंगे, दूसरा आप इन 4.5 वर्षों में अगर आप बुंदेलखंड को देंगे, मैं देखता था बिलनी जो मिल्क प्रोड्यूसर समूह है, या अभी आपने देखा था कि अन्य जो फलों का, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट हो या वो स्ट्रॉबेरी हो, तो इनका जब उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन जाएगा कहां? अगर आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाजार तक कैसे बाजार तक नहीं पहुंचेगा। आज आपकी दिल्ली से कनेक्टिविटी है, अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी है, उत्तर प्रदेश एक हृदय स्थल बन रहा है, और ये जितने भी आप देख रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर से लेकर के डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवेज, ये धमनियों के रूप में विकसित हो रही हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने जा रही हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान दे करके जो है अपना जो कहना चाहिए धर्म है और कर्तव्य है वो पूरा करने जा रहा है। तो आपने जो कहा था प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, बुंदेलखंड की तो बदलेगी ही, देश की तस्वीर बदलेगी, और अर्थव्यवस्था विश्व स्तरीय बनते हुए अग्रणी देशों में जो है वो लीड करने की स्थिति में पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल जी, खनिज के मामले में अगर बुंदेलखंड का जिक्र करें तो बहुत मजबूत स्थिति में था खनिज के बारे में। तो अब अगर हम बात करते हैं कि खनन का क्षेत्र रहा, आप देखें कि तमाम पूरी सरकार के बाद जिस तरह की परिस्थितियां रही पिछली सरकारों में, विकास में जो बुंदेलखंड पीछे छूटा, बसपा को उन्होंने जबरदस्त वोट दिया, ये माना जाता था कि भाई बसपा का ही क्षेत्र है बुंदेलखंड, सपा की उतनी पैठ कभी नहीं रही, आज भी नहीं और पहले भी नहीं थी। तो इस क्षेत्र के पीछे छूटने के क्या कारण मानते हैं आप कि क्यों विकास में पीछे छूट गया? मैं थोड़ा सा इसको जो है राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं देखने के लिए। 2007 और 2012 जी, आप अगर चुनाव परिणाम उठाकर देखें, 2012 में बुंदेलखंड में कुल 19 सीट आती हैं, 2 मंडल हैं, झांसी और चित्रकूट। 19 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटें 2012 में बहुजन समाज पार्टी के पास थी, 5 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, 4 कांग्रेस के पास थी और 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2007 की अगर हम बात करें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नेग्लिजिबल थी। बिल्कुल। अचानक से 2017 में ऐसा क्या हुआ कि तस्वीर बदल गई और पहली बार 19 की 19 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली। बिल्कुल। कहीं ना कहीं राजनीति एक करवट ले रही थी, उसके पीछे एक सामाजिक चेतना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मैं बुंदेलखंड को, चूंकि वो मेरा अपना क्षेत्र भी है, मैं वहां से आता हूं और पत्रकारिता के क्रम में मैंने कई बार वहां चुनाव को कवर किया जी। 2007 का विधानसभा चुनाव कवर किया, 2012 का भी किया, और कुछ क्षण पहले मैं एक सेंटेंस बोला था रहीश सर के सामने ही कि भारत में राजनीति जो है वो हम लोग एक नए सल्तनत काल के तौर पे देख रहे थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो बुंदेलखंड था, और वो एक राजनीतिक पॉकेट के तौर पर 2 दलों के बीच में बट के रह गया था। बिल्कुल। जाति समीकरण अगर हम उठाकर देखें तो बुंदेलखंड में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया कि 2017 में किसी एक जाति का इतना बाहुल्य हो गया हो कि उसने सारी सीटें बीजेपी को बदल दी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कारण रहा कि परसेप्शन बदला। काम पिछली सरकारों में भी हुए, ऐसा नहीं है कि पिछले 4 या 5 सालों में ही सारे कुछ काम हो गए। उन कामों को कैसे किया जाता है ये इस सरकार ने दिखाया है। काम करना, काम करने का तरीका, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। अगर हम देखें तो जिस एक्सप्रेसवे की बातें आज कुछ पार्टी विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि हमारे समय में शुरू किए गए, कल जिस अर्जुन बांध परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है महोबा में, 2009 की परियोजना है ये। बिल्कुल। 2015 में ये विलंबित थी, इसको पूरा हो जाना चाहिए था। 2,500 करोड़ कॉस्ट इसकी बढ़ गई। मैं देख रहा था। बिल्कुल। इसके लिए अगर हम दोषी ठहराएंगे तो या तो पॉलिटिकल पार्टीज को ठहराएंगे। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जनता दोषी है, वो क्यों ऐसे लोगों को चुन रही थी, और ये बात उन लोगों को समझ में आई, इसलिए परिदृश्य बदला, और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि लोग इसको समझ रहे हैं। देखिए, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति बहुत लंबे समय तक आप नहीं कर सकते हो। विकास और लोगों को सुविधाएं पहुंचानी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ो। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा में वापस आते हैं। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। हर साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, आ रही है। बिल्कुल। हम आपसे सवाल हमारा ये है कि उपलब्धियां भारत के हिस्से में बढ़ती जा रही, जिसकी बात डॉक्टर रहीस जी कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पहली 400 करोड़ की लागत से बनने वाली डायनामिक्स लिमिटेड का शिलान्यास कल किया जाएगा। 183 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनने वाली कंपनी जो एंटी गाइडेड मिसाइल का निर्माण करेगी। अगर उत्तर प्रदेश की लिहाज से आप देखें कि 10 साल पहले से और आज के बारे में सोचते हैं तो किस तरह देखते हैं? सर, हेडरूम थोड़ा सा सही कर लीजिएगा हर साहब। ओके, हाँ, अभी ठीक है? अभी ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, डन सर। ओके। नहीं, 10 साल के अंदर आप फर्क देखो। ब्रह्मोस लखनऊ में उनको जमीन मिली है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बुंदेलखंड में बननी है, तो अलीगढ़ कॉरिडोर पूरा बिक गया है, वहां पे कोई जगह नहीं है। तो जिस प्रकार से लखनऊ यूपी के अंदर जो डिफेंस के हिस्से में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जमीन आसमान का फर्क है पिछले 10 साल के अंदर। यही सड़कें थी जहां पे हम लोगों को जब सर्विस में मूव करना पड़ता था बहुत दिक्कत पड़ती थी। अब यही सड़क है जहां पे कॉन्वॉयज आराम से निकल सकते हैं, ट्रूप्स को मूव कर सकते हैं, इक्विपमेंट और सारा कुछ मूवमेंट आराम है। तो ये जो फर्क पड़ रहा है डेवलपमेंट में, ये फर्क जो पड़ेगा अभी डिफेंस कॉरिडोर के साथ, इसमें एम्प्लॉयमेंट का फर्क, खास तौर पे एक्स सर्विसमैन, इंडिया के मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन यूपी में रहने वाले हैं। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट, खास तौर पे जो जवान 40 साल की उम्र में या 35-40 साल की उम्र में रिटायर होता है, कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी है नहीं। पर डिफेंस इंडस्ट्रीज यहां बनेंगी तो उसको अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और हम अपने जो जवान हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं, उनको एक सेकंड मौका देंगे तो बेनिफिट्स तो बहुत आएंगे सर्विस के लिए, स्टेट के लिए, हमारे जो एक्स सर्विसमैन के लिए, हर प्रकार की बेनिफिट्स यहीं आएंगे। बिल्कुल, साथ साथ इनकम आएगा क्योंकि टैक्सेशन आएगा। बिल्कुल हर साहब, आपने सही तस्वीर रखी कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। संजय जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 97,000 गांव के 2.63 लाख घर तक जल पहुंचाने के। संजय जी, बहुत सारे लोग, ये अभी हम पढ़ रहे थे कल रिपोर्ट कि बहुत सारे लोग बुंदेलखंड में वापस आ रहे हैं, जहां तमाम योजनाओं का फायदा मिला, आवास, शौचालय और पानी पहुंच गया। जो पानी के कारण भाग रहे थे वो लोग वापस आ रहे थे। क्या ये तस्वीर सच है? देखिएगा, मैंने रामन जी पहले भी कहा था कि एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये बहुत यूपी की अगर हम देखते हैं तो कुल 4% आबादी बुंदेलखंड में रहती है।
जी। अगर हम देखें कि क्षेत्रफल के इलाके दृष्टि से ये बड़ा इलाका है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो कम है। लेकिन पिछड़ेपन की एक तरह से एक लंबे समय से ये एक प्राकृतिक आपदाओं के उसमें है। पलायन तो अभी इसको कह सकते हैं कि पलायन में पिछले बार लॉकडाउन के बाद जो लोग आए थे, उसमें मनरेगा ने काफी अच्छा काम किया। काफी लोग अपने गांव में रुके, उन्होंने परिसंपत्तियों के सृजन का काम किया है। एक अच्छी शुरुआत है, लोग रुक रहे हैं, लेकिन अभी इस पलायन के मुद्दे पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। और तरह के तमाम तरह के, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इस बार भी कृषि फेल हो गई है। तो जैसे कृषि फेल होती है, बुंदेलखंड को अगर समझना हो तो आप ट्यूबरक्लोसिस के एक पेशेंट की तरह इसको समझ सकते हैं कि जरा सी भी हवा लगती है तो उसको कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी कुछ हो जाता है। उसी तरह से ये इलाका है, ये आर्थिक आपदाओं, एक तरह से आर्थिक संकट का इलाका है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भी जरा भी प्रभावित करती है। ये पहला इलाका है जहाँ बाढ़ और सूखा एक ही समय में रहते हैं। इस बार बुंदेलखंड के जालौन और हमीरपुर में भयानक बाढ़ आई। वहीं अगर आप देखें महोबा में कम बारिश हुई। तो ये एक तरह का अपने तरह का एक प्राकृतिक आपदाओं से भरपूर इलाका सहमत है। पलायन के स्तर पर। लेकिन संजय जी, भविष्य की जो उम्मीदें हैं उन पर हम आगे बढ़ चुके हैं और संभावनाएं, भविष्य की उम्मीदें दोनों हैं। डॉक्टर रईस जी, जल्दी से 19 सीटें आप भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आज जिन कामों के बाद जा रहे हो, क्या लगता है कि भाजपा को एडवांटेज मिलेगा इसका? 100% रामन जी, क्योंकि आज हम जिस उत्तर प्रदेश को और जिस बुंदेलखंड को देख रहे हैं, उस बुंदेलखंड में शक्ति, अभी जैसा कि मेजर हर्षा कक्कड़ साहब बता रहे हैं, हमने शक्ति अर्जित की, हमने संपन्नता अर्जित की, हमने सम्मान अर्जित किया, हमने एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी का एक ऐसा पाथवे तैयार किया कि उसके कारण से जो है आप बड़े फास्ट गति से आगे चल सकते हैं। तो स्वाभाविक है, जिन अपेक्षाओं के साथ बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए 19 सीटें दी थी, वो फिर 100% जो है 19 सीटों के साथ आगे जो है भारतीय जनता पार्टी को लाने जा रही है। और पिछली जो सरकारों में, अभी मैं एक सेकंड में, जैसा कि निर्मल जी ने कहा था कि जो योजनाओं पर अपने दावा करते हैं, आप एक टोकन एलोकेशन के साथ अगर कोई चीज शुरू करने की बात कर देते हो, फिर कह देते हो ये हमारा, तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा कपट है, धोखा है। और मैं समझता हूं कि उसका परिणाम फिर से जनता जो है उनको उन्हीं रूपों में देगी जिन रूपों में 2017 में दिया था। निर्मल जी सही कह रहे हैं कि 2009 में जिस परियोजना का आप जिक्र कर रहे थे, जो 2017 में काम शुरू हो पाया, तो योजना बनाना और योजना को क्रियान्वित करना, वहां ले जाना। सवाल हमारा लेकिन अलग है कि आज के उत्तर प्रदेश में जब 2022 के चुनाव में जा रहा है बुंदेलखंड, तो उसमें क्या देखते हैं आप, चूंकि वहां से जुड़े हैं? देखिए, 19 सीट पूरी की पूरी बीजेपी को मिल गई। मैक्सिमम के ऊपर तो कुछ नहीं होता है जी, इसके ऊपर जा भी नहीं सकते। सबसे बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज है, वो है इस 19 के आंकड़े को बरकरार रखना। बिल्कुल, इसमें से 2-4 कम हो जाए तो हम इसे पराजय नहीं कहेंगे, ये एक बड़ी नैसर्गिक बात होती है। दूसरे जो दल हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने वजूद को बचाना। और वो लोग इसमें कैसे कामयाब होंगे, उसकी कोई रणनीति या उसका कोई विजन अभी तक सामने आया नहीं आया। अगर हम देखें कि चुनाव का पूरा परसेप्शन और नैरेटिव चेंज कर दिया है सरकार ने, कि राजनीति भी वो विकास के नाम पर कर रहे हैं, और जिनको राजनीति उनके साथ मिलकर करनी है, वो विकास को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब तक इस अंतर को नहीं समझेंगे दूसरे राजनीतिक दल, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश करना किसी के बूते की बात नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है, और जनता वो किसी भी, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, मंशा को परखती है। और मंशा की जब हम बात करते हैं तो इस पर शायद ये लोग खरे नहीं उतर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। निर्मल जी से हमने बात की, डॉक्टर रईस जी से की, हर्ष जी से की, संजय जी से की। आप लोगों ने बुंदेलखंड की जो तस्वीर रखी, जाहिर है कि उत्साहजनक तस्वीर है, आशावादी तस्वीर है, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के और देश के साथ कदम ताल करेगा और शायद तेजी से आगे बढ़ेगा, कुछ और क्षेत्रों को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।